हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के यानी कि पूरे फिजिक्स के हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सही सुना आपने, जितने भी चैप्टर आपके फिजिक्स में हैं सभी चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अध्याय 1 से लेकर 14 तक जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक महा मैराथन क्लास होगा आपके लिए। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा अगर आप इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। देखिए 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है, अगर आप इन 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लेंगे फिर आपका नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह केमिस्ट्री का भी वीडियो लेकर आऊं और फिजिक्स के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, इन सभी का वीडियो एक ही वीडियो में लेकर आऊं, तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, तालिका मचा देना है। ठीक है, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज्यादा लाइक आएगा उतनी जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा केमिस्ट्री का भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा फर्स्ट चैप्टर से, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है। देखिए वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको नोट करना है। सबसे पहला देखिए कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेकंड है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम, फोर्थ है न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर होता कैसे। देखिए मैंने आपको बताया था F इक्वल टू क्या होता है, जो कूलाम का नियम मैंने आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, देखिए वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/4 पाई, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 अपान एफ आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जब इधर जाएगा तो एफ नीचे आ जाएगा। अब देखिए मात्रक समझिए, क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो देखिए दो आवेश हैं तो हम कर देंगे कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब प्रति लगाएंगे, देखिए एफ क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और आर स्क्वायर है, देखिए दूरी का स्क्वायर है तो आर का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वही मैंने यहां पर लिखा है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा आपको अच्छे से रीजन भी समझना है। दूसरा देखिए क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, इसका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, E इक्वल टू एफ अपान क्यू होता है। ठीक है, क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से डिनोट करते हैं, E इक्वल टू एफ अपान क्यू होता है, क्यू नॉट। ठीक है, एफ क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन, क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ये सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना है, एक ही बार आपको ये वीडियो देखना। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर बहुविकल्पीय प्रश्नों का मार्क आपका क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता आपको फिर से देखना है ताकि एकदम आपका क्वेश्चन क्लियर हो सके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, यानी कि अगर 0 केल्विन टेम्परेचर हो तो शुद्ध अर्धचालक किसकी भांति व्यवहार करेगा। फर्स्ट है चालक, सेकंड है प्रतिरोधक, थर्ड है शक्ति स्रोत और फोर्थ है विद्युत रोधी। तो देखिए 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक होता है वो विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करता है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। इसको ओके मत पढ़िएगा, 0 केल्विन लिखा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अर्धचालक में भी आ सकता है, जो लास्ट चैप्टर आपका है फिजिक्स का। ठीक है, इसके बाद में देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलाम, सेकंड है वोल्ट प्रति मीटर, थर्ड है वोल्ट मीटर, फोर्थ है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई, उसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक है। आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट है जूल प्रति कूलाम, सेकंड है जूल गुणे कूलाम, थर्ड है कूलाम प्रति जूल और फोर्थ है न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत विभव के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, V इक्वल टू होता है W/Q। तो W क्या है? जूल। Q क्या है? आवेश। कूलाम हो गया तो जूल प्रति कूलाम इसका राइट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। ठीक है, तो आपको रीजन भी समझना है कि आखिर ये ऑप्शन सही क्यों होगा, क्योंकि जब तक आप उसको डीपली नहीं समझेंगे आपके समझ में वो नहीं आएगा। टिक तो आप करके चले जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? फर्स्ट है कूलाम, सेकंड है एम्पियर, थर्ड है वोल्ट, फोर्थ है कूलाम प्रति वोल्ट। तो विद्युत धारिता को हम C से डिनोट करते हैं। C इक्वल टू होता है Q/V। Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, V है विभव, विभव का मात्रक वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। तो अगर आपको फार्मूला फिजिक्स में पता है, आप आसानी से उसका मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चैप्टर्स की आई बात, तो चैप्टर्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आपको वन शॉट वीडियो में मिल जाएगा। जिस चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए उसका नाम लिखिए और पीछे शुभम लेक्चरर लगा देंगे, आपको वो वीडियो तुरंत मिल जाएगा। आप वहां से जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी? तो सिंपल सा ये है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसका संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। अब C के स्थान पर हम क्या रखेंगे? देखिए 100 माइक्रोफैरड है तो 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा, इंटू 100 माइक्रोफैरड है तो इसको फैरड में बदलेंगे, तो माइक्रो को जब बदलेंगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। V है 10 वोल्ट, 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें। इसको आप कट कर दीजिए, देखिए 2 को कट कर दीजिए, इससे 50 हो जाएगा, 50 गुना 100। ठीक है, तो 50 इंटू 10 के पावर -6 है, ये +2 है। ठीक है, तो 6 में से 2 चला जाएगा, 10 की पावर -4 बचा। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? फर्स्ट है 5 गुणे 10 की पावर -3 जूल, सेकंड है 0.5 इंटू 10 की पावर -3 जूल, थर्ड है 0.5 जूल और फोर्थ है 5 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्यों राइट हुआ ये ऑप्शन, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए अगर आप इसको करें 5 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 1। ठीक है, 5 गुणे 10 यानी कि 50 इंटू 10 की पावर -4। अब देखिए 5 इंटू आपका हो जाएगा 10 के पावर 1 है, 10 के पावर -4 है, तो -4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? -3। तो वही मैंने लिखा है, चाहे आप इसको लिखिए 50 इंटू 10 की पावर -4, चाहे आप इसको लिखिए 5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, दैट्स द सेम। तो इसको आप लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। यानी कि एक बेलनाकार चालक है, उसकी प्रतिरोधकता और उसकी विशिष्ट चालकता का जो गुणनफल होगा वो किस पर निर्भर करता है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका तापक्रम पर, यानी कि तापमान पर। ठीक है, जो टेम्परेचर होगा। सेकंड है पदार्थ पर, थर्ड है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं लिख दीजिएगा यहां पर, नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का जो गुणनफल होता है वो इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता। ना वो तापक्रम पर डिपेंड है, ना वो पदार्थ पर डिपेंड है, ना ही वो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी। यानी कि कोई तार है, उसका वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है। अब इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी? तो सिंपल सा है, वैद्युत चालकता मैंने आपको बताया था कि वैद्युत चालकता इक्वल टू क्या होता है? वैद्युत चालकता। ठीक है, तो वैद्युत चालकता इक्वल टू होता है 1/, वैद्युत प्रतिरोध 1/, वैद्युत प्रतिरोध। यानी कि वैद्युत प्रतिरोध की व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद रखना है, ये यूजफुल है। ठीक है, अब कितना है? 500 ओम है। देखिए कितना है? 500 ओम है तो 500 कर देंगे। अब एक को जब 500 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.002 ओम। ठीक है, तो वैद्युत चालकता हमारी इतनी हो जाएगी। ठीक है, ओम इनवर्स आपको लिखना है। वैद्युत चालकता का मात्रक होगा ओम इनवर्स, क्योंकि वैद्युत प्रतिरोध इसके व्युत्क्रम है, तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो इसका मात्रक ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आप लोग बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसको नोट्स करते हुए चलना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1/√μ0 का मात्रक है, यानी कि 1/√μ0 का मात्रक क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि 1/√μ0 इक्वल टू होता है सी क्या है, सी है प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो जो प्रकाश की चाल का मात्रक होगा वही 1/√μ0 का भी मात्रक होगा, क्योंकि इसको मैंने 4th चैप्टर में आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 सेकंड ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट है वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, सेकंड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर, फोर्थ है वेबर प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो V होती है इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, यानी कि किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन है वो क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, फर्स्ट है पलवलयाकार, सेकंड है दीर्घवृत्ताकार, थर्ड है वृत्ताकार, फोर्थ है सरल रैखिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वृत्ताकार। ठीक है, अगर किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करेगा तो इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार होगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे 5th चैप्टर चुंबकत्व तथा द्रव्य से है। ठीक है, देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति अथवा नमन कोण का मान है। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान क्या होगा, नति लिख दीजिएगा, ये केवल ना रहेगा। ठीक है, अब नति कोण को हम नमन कोण भी कहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम नाम है। ठीक है, फर्स्ट है 45 डिग्री, सेकंड है 30 डिग्री, थर्ड है 0 एंड फोर्थ है 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 90 डिग्री। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेंज का नियम, यह आपके वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का क्वेश्चन है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, यानी कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का पालन करता है। फर्स्ट है आवेश, सेकंड है संवेग, थर्ड है ऊर्जा, फोर्थ है द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, एनर्जी वाली। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लेंज के वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण का नियमानुसार इनमें क्या सत्य है, यानी कि लेंज का जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है इसके अनुसार क्या सत्य है। फर्स्ट है आवेश का संरक्षण, सेकंड है चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण, थर्ड है ऊर्जा का संरक्षण, फोर्थ है संवेग का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऊर्जा का संरक्षण। अभी ऊपर हमने देखा लेंज का नियम, अब लेंज के नियम के ही बारे में बात किया जा रहा है तो ऊर्जा का संरक्षण ही होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन लगभग है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा कर किया गया है, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रेरकत्व का मात्रक होता है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। फर्स्ट है ओम सेकंड, सेकंड है ओम से प्रति सेकंड, थर्ड है सेकंड ओम, और फोर्थ है 1 प्रति ओम सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओम सेकंड। ठीक है, ओम सेकंड जो होता है ये प्रेरकत्व का मात्रक होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, एक श्रेणी अनुनादी एलसीआर परिपथ में धारिता, ठीक है, इसको धारिता कर दीजिएगा, धारिता C से 4C परिवर्तित की जाती है। ठीक है, यानी कि C है उसको 4C में परिवर्तित किया गया है, तो उतनी ही अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व L को परिवर्तित करना चाहिए। यानी कि क्या कहा गया है कि एक श्रेणी अनुनादी परिपथ है, LCR परिपथ है, ठीक है, जिसमें धारिता C से 4C परिवर्तित की जाती है, उतनी ही अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व L को परिवर्तित करना चाहिए। कितना परिवर्तित करना पड़ेगा, फर्स्ट है 2L, सेकंड है L/2, थर्ड है 4L, फोर्थ है L/4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 L/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये चैप्टर शायद बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी ना पढ़ा हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन समझ जाएंगे तो चैप्टर से, जब तक आप चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 18 नंबर है, एक एलसीआर परिपथ को
प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में कलांतर होगा। फर्स्ट है शून्य, सेकंड है r/4, थर्ड है r/2, फोर्थ है r। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट शून्य। ठीक है, अगर एक एलसीआर परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा जाए और उसकी अनुनादी स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में जो कलांतर होगा वो शून्य होगा। एलसीआर परिपथ के लिए बात की जा रही है। ठीक है, बाकी अदर जो सर्किट है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? ये आपके विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर का क्वेश्चन है। फर्स्ट है गामा तरंगे, सेकंड है एक्स तरंगे, थर्ड है अवरक्त किरणें, फोर्थ है बीटा किरणें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बीटा किरणें। इनमें से जो बीटा किरणें हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है, इसमें से कौन सी तरंग है जो सबसे अधिक आवृत्ति की है? फर्स्ट है पराबैंगनी तरंगे, सेकंड है गामा तरंगे, थर्ड है दृश्य प्रकाश तरंगे, फोर्थ है रेडियो तरंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड गामा तरंगे। गामा तरंगे जो है इन चारों में से सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी, सबसे अधिक आवृत्ति वाली ये वेव होती है। कौन सी? गामा तरंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन चारों में से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं वो किससे उत्पन्न होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, फर्स्ट है स्थिर आवेश द्वारा, सेकंड है नियत आवेश द्वारा। ठीक है, नियत आवेश से गतिशील आवेश द्वारा, थर्ड है त्वरित आवेश द्वारा, फोर्थ है आवेशहीन कण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, त्वरित आवेश द्वारा। ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। एक्सेलरेट जो आपके चार्जेस होते हैं उनके द्वारा ये उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। अब आते हैं हम अपने फिजिक्स के पार्ट 2 पर। ठीक है, जो आपका पार्ट सेकंड है, सेकंड पार्ट है, जिसमें आपके सबसे पहला चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। देखिए, अपवर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? यानी कि जब अपवर्तन की घटना होती है तो इनमें से कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित रहती है, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? फर्स्ट है प्रकाश की चाल, सेकंड है प्रकाश की तीव्रता, थर्ड है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, फोर्थ है प्रकाश की आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ प्रकाश की आवृत्ति। देखिए, अपवर्तन की घटना में जो प्रकाश की आवृत्ति होती है इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ये अपरिवर्तित रहती है। जबकि जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की तीव्रता होती है और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, ये परिवर्तित होती है। बट जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है, प्रकाश की जो चाल है, ये अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, यानी कि इनमें से किस रंग के प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? फर्स्ट है नीले प्रकाश के लिए, सेकंड है हरे प्रकाश के लिए, थर्ड है पीले प्रकाश के लिए, फोर्थ है लाल प्रकाश के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ लाल प्रकाश के लिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको नोट करते हुए चलना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं और इस बार भी चांसेस हैं 99% यही आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, +4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? देखिए, P = 1/f होता है, जो क्षमता होता है P = 1/f, या फिर आप लिख सकते हैं क्या 100/f भी लिख सकते हैं, क्योंकि f आपका तब मीटर में होगा। अगर आप ऊपर 100 लिखेंगे तो यहां पर f सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो अब हमें सेंटीमीटर में ही निकालना है, तो हमें f निकालना है, तो f = हम लिखेंगे 100/p। 100/p, अब 100/p कर दीजिए। 100/p की वैल्यू कितनी है? देखिए, पहले तो आप इन दोनों को किस में जोड़िए, ये दोनों संयुक्त यानी कि दोनों संपर्क में रखे हैं, तो संपर्क में लेंस की संयोजन क्षमता क्या होती है बताइए? P = P1 + P2। P = P1 + P2। अब P1 कितना है? P1 को हम 4 मान लेते हैं, प्लस P2 की वैल्यू है -2। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 2 = 2। तो P = हमारा आ गया 2 डायोप्टर। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि दोनों संपर्क में रखे हैं, तो संपर्क में रखे जो लेंस है उनकी क्षमता का सूत्र होता है P = P1 + P2। अब दोनों को आपको जोड़ देना है, फिर आपको P निकाल लेना है। अब यहां पर हम P की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं 2। जब इसको कट करेंगे 50 आ जाएगा, तो F = हमारा क्या आ गया?
50 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही आंसर लाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 लिखा था, नहीं तो इसका फॉर्मूला 1/f मीटर में भी होता है। तो f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, कोई डाउट? फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया कि यही ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। यानी कि अगर हम किस रंग के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारें जिसका विचलन अधिकतम होगा। फर्स्ट है रेड लाल रंग, सेकंड है बैगनी रंग, थर्ड है नीला रंग, फोर्थ है हरा रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बैगनी रंग। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से जो बैगनी रंग होगा इसके प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होगा। ठीक है, दैट सेकंड ऑप्शन इज राइट। जो आपका वायलेट कलर होता है इसका विचलन सबसे अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। अब देखिए स्टूडेंट 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो प्रकाशिक तंतु होता है इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, इंग्लिश भी आप साथ में लेकर चलिएगा। प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है व्यतिकरण, सेकंड है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, थर्ड है विवर्तन, फोर्थ है प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है इसका यूज किया जाता है प्रकाशिक तंतु में। ठीक है, इसी के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति है उसके चश्मे की जो क्षमता है वो +2 डायोप्टर है, तो बताइए उसमें कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। फर्स्ट है निकट दृष्टि दोष, सेकंड है दूर दृष्टि दोष, थर्ड है जरा दृष्टि दोष और फोर्थ है आबिंदुकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड दूर दृष्टि दोष। बट दूर दृष्टि दोष है क्यों, ये भी जानना जरूरी है, तो इसको समझते हैं। देखिए एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, तो देखिए हमें क्षमता दी गई है 2 डायोप्टर, तो हम P = 2 डायोप्टर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है फॉर्मूला P = 1/f होता है। क्या होता है, 1/f होता है। तो 100/f लिख देते हैं अगर हमें सेंटीमीटर में निकालना है। ठीक है, अब देखिए f को इधर ले आएंगे, अगर हमें फोकस दूरी पता है तो हम बता सकते हैं कि व्यक्ति के आंख में कौन सा दोष है। तो f = आपका हो जाएगा 100/p। अब 100 हो जाएगा, p की वैल्यू मैंने बताई आपको क्या होगा, p की वैल्यू 2 है, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो f = क्या है, 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, जहां तक हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, धुंधलापन। ठीक है, तो 25 जो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, अगर यहां तक आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप में दोष नहीं है। बट यहां पर 50 सेंटीमीटर आया, यानी कि ये दूर की वस्तु को दूर दृष्टि दोष इसमें, क्योंकि ये निकट की वस्तु को आसानी से नहीं देख पाता, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, तो ये 50 सेंटीमीटर की वस्तु को आसानी से देख सकता है। बट जो 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु रखा है, उसको वो अक्षर लिखा है, उसको आसानी से नहीं देख सकता, यानी कि निकट की वस्तुओं को ये अच्छे से नहीं देख पाता, इसमें दूर दृष्टि दोष है। अगर ये दूर की वस्तुओं को अच्छे पे नहीं देख पाएगा तो इसको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि जो हमारा सिंपल आई है, हमारा जो सिंपल आंख होता है, इसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अभी मैंने आपको बताया 25 सेंटीमीटर। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर तक हम किसी भी वर्ड को, किसी भी अक्षर को स्पष्ट रूप से अगर देख सकते हैं तो हमारे आंखों में कोई भी दोष नहीं है। अगर हम 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखे वस्तु को नहीं देख सकते तो हमारे आंख में दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, अगर हम 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर रखे वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, जो हमारा नेत्र है, जो हमारा आंख है, इसमें लेंस लगा होता है, वो किस प्रकृति का होता है। ठीक है, फर्स्ट है अभिसारी, सेकंड है अपसारी, थर्ड है अभिसारी तथा अपसारी दोनों, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अभिसारी। नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है वो अभिसारी होती है। बोले तो हम उत्तल लेंस, हमारे आंखों में एक उत्तल लेंस प्रकार का लेंस लगा होता है। ठीक है, अभिसारी लेंस
समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये आपके तरंग प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन है। जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, यानी कि जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है, यानी कि अगर आप पानी लेते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालते हैं और जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो चमकदार दिखाई देता है। आखिर ये किस घटना के कारण ऐसा होता है, चमकदार क्यों दिखाई देता है? फर्स्ट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सेकंड है प्रकाश का ध्रुवण, थर्ड है प्रकाश का व्यतिकरण, फोर्थ है प्रकाश का विवर्तन। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा, प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ये प्रकाश के व्यतिकरण के कारण जल की सतह पर तेल की अगर पतली परत बिछी हुई है तो सूर्य के प्रकाश में ये चमकदार दिखाई देगा, वो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। ये यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है तो व्यतिकरण प्रारूप में महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 4:3, सेकंड है 49:1, थर्ड है 25:7 एंड फोर्थ है 256:81। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट होगा, 49:1, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था महत्तम जो आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है, तीव्रता अपान जो मिनिमम तीव्रता होता है, ये किसके बराबर होता है? A1 + A2 का होल स्क्वायर और अपान A1 - A2 का होल स्क्वायर। वहां पर A क्या है? A आपका है आयाम, ठीक है, तरंग का आयाम। तो यहां पर व्यतिकरण करने वाली दो तरंगे हैं, ठीक है। तो A1 + A2 ऊपर कर दीजिए, नीचे A1 ऊपर कर दीजिए A1 + A2 का होल स्क्वायर, नीचे कर दीजिए A1 - A2 का होल स्क्वायर और इसी को रख दीजिए A1 की जगह पर 16 और A2 की जगह पर 9। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल मैं आपको ऑलरेडी इस टॉपिक पर सॉल्व करवा चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर से मैं न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक है? यानी कि इसमें से कौन सा रंग, किस रंग के प्रकाश का जो वेग है वो जल में सबसे अधिक होगा? फर्स्ट है लाल, सेकंड है पीला, थर्ड है हरा, फोर्थ है बैगनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाल, ठीक है। इनमें से जो लाल रंग है इसके प्रकाश का वेग, इसके प्रकाश की जो वेग है, स्पीड है, वो जल में सबसे अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है। अब आप आ चुके हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, परमाणु, ठीक है। क्या है यहाँ पर आपको? विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, सॉरी अब चैप्टर का नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। किसी गतिमान कण से संबद्ध जो डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती है? फर्स्ट है द्रव्यमान पर, सेकंड है आवेश पर, थर्ड है वेग पर और फोर्थ है समवेग पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आवेश पर। किसी गतिमान कण से संबद्ध जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होती है वो आवेश पर डिपेंड नहीं करती, इट इज नॉट डिपेंड ऑन चार्जेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला कण है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, ये सभी कण एक ही वेग से गतिमान हैं। तो सबसे ज्यादा डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला कण कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा कण एक ही वेग से गतिमान हो, एक ही वेलोसिटी, एक ही स्पीड उनकी हो, तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, मैक्सिमम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगी। यानी कि मान लीजिए किसी कण का संवेग हम दोगुना कर देते हैं, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, किसी कण का संवेग अगर हम दोगुना कर देते हैं तो उसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? ऑप्शंस आपके पास हैं, फर्स्ट है अपरिवर्तित, सेकंड है 4 गुनी, थर्ड है दुगुनी और फोर्थ है आधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आधी, ठीक है। यदि हम किसी कण, ठीक है, किसी कण का संवेग दोगुना कर देंगे तो इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो होगी वो आधी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा है, यानी कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य, अगर तरंगदैर्घ्य की कोई तरंग है तो उसके फोटॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट है hc लैम्डा, सेकंड है hc/, लैम्डा, फोर्थ है λ/hc एंड थर्ड है λ/hc, फोर्थ है h λ/c। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड hc/λ, ठीक है। जहां h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लांक नियतांक। c क्या है? प्रकाश की चाल, लैम्डा है तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? यानी कि एक हाइड्रोजन परमाणु है, अगर हम लोग उसे आयनित करना चाहते हैं तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक,
सेकंड है 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा है, जो मिनिमम एनर्जी है, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है? यानी कि हाइड्रोजन परमाणु जो होता है इसकी आयनन ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती है? फर्स्ट है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड है 13.6 जूल, फोर्थ है 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 13.6 जूल। हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है वो 13.6 जूल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हाइड्रोजन नाभिक, ठीक है नाभिक कर दीजिएगा, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा है, यानी कि जो हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं उसकी बंधन ऊर्जा कितनी होती है? फर्स्ट है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड है 0, थर्ड है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 0। ठीक है, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा 0 होती है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन शायद आपको पता हो, हाई स्कूल से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, वो कौन से परमाणु, वो क्या होंगे? ठीक है, फर्स्ट है समस्थानिक, सेकंड है समभारिक, थर्ड है समन्यूट्रॉनिक और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट समस्थानिक। दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार भिन्न हो तो उन्हें हम समस्थानिक बोलेंगे। अगर दो परमाणुओं के परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न हो तो उसे हम समभारिक बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा क्योंकि किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, उल्टा सीधा। क्वेश्चन नंबर 41 चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 41 है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा होती है उसका मुख्य स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है? ठीक है, फर्स्ट है नाभिकीय विखंडन, सेकंड है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, थर्ड है साइक्लोट्रॉन एंड फोर्थ है नाभिकीय संलयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, स्रोत का मतलब जिससे वो प्राप्त होता हो, स्रोत। सेकंड देखिए 42 नंबर, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है। ठीक है, यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा कौन सी है? फर्स्ट है 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड है 139 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड है 913 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फोर्थ है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ 931 MeV। ठीक है, एक AMU इक्वल टू हम लिख सकते हैं 931 MeV। ये आपका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट चैप्टर पर जो हमारा अर्धचालक पदार्थ इलेक्ट्रॉनिकी एवं युक्तियां हैं। ठीक है, अर्धचालकों में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है? जो हमारे सेमी कंडक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है? उनमें वैद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? जैसे जो चालक हमारे होते हैं उसमें तो गतिमान आवेश होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बट जो हमारे अर्धचालक है सेमी कंडक्टर्स उसमें क्या क्या, जैसे आपका आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब हो गया। ठीक है, फर्स्ट है कोटरों से, सेकंड है इलेक्ट्रॉनों से, थर्ड है कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से, फोर्थ है ना कोटरों से ना इलेक्ट्रॉनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से। अर्धचालक में वैद्युत चालन जो होता है वो कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से होता है, जबकि जो चालक होते हैं उनमें गतिमान आवेश वाहक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वैद्युत चालन होता है चालक में। ठीक है, बट अर्धचालक में ऐसा नहीं होता, इसमें दोनों होते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी शायद बताया था और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये हमारे लास्ट चैप्टर 14 चैप्टर में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? मैंने आपको बताया था विद्युत रोधी। फोर्थ ऑप्शन आप राइट कर दीजिए। ठीक है, अब 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध सिलिकॉन के एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इसमें अपद्रव्य पदार्थ मिलाते हैं, यानी कि अगर आपको शुद्ध सिलिकॉन के एन टाइप का अर्धचालक बनाना है तो इसमें कौन सा अपद्रव्य हम मिलाएंगे? फर्स्ट है एल्यूमिनियम, सेकंड है लोहा, थर्ड है बोरान, फोर्थ है एंटीमनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ एंटीमनी। ठीक है, जो हमारा Sb होता है एंटीमनी, इसी को हम मिलाएंगे और एन टाइप अर्धचालक बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर, अर्धचालकों की चालकता
यानी कि अर्धचालकों की चालकता किस प्रकार से उसमें चेंजेस होता है। फर्स्ट है ताप पर निर्भर नहीं करती, सेकंड है ताप बढ़ने पर घटती है, थर्ड है ताप बढ़ने पर बढ़ती है, फोर्थ है ताप घटने पर घटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ताप बढ़ने पर बढ़ती है। यानी कि जो हमारे सेमी कंडक्टर्स होते हैं इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, जो चालकता होती है, वो टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे अर्धचालकों की चालकता बढ़ेगी, कंडक्टिविटी आप सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, ये आपके उसमें इंक्रीज होने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एक पी टाइप अर्धचालक होता है, यानी कि जो पी टाइप अर्धचालक होता है वो किस प्रकार का होता है, उसका गुण कैसा होता है। फर्स्ट है धनावेशित, सेकंड है ऋणावेशित, थर्ड है उदासीन, फोर्थ है धनावेशित या ऋणावेशित कोई भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धनावेशित। जो पी टाइप का अर्धचालक होता है ये धनावेशित होता है, पॉजिटिव होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है। यानी कि अगर आपको पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध जर्मेनियम में हम क्या मिलाएंगे, कौन सा अपद्रव्य मिलाएंगे। फर्स्ट है फास्फोरस, सेकंड है एंटीमनी, थर्ड है एल्यूमिनियम, फोर्थ है आर्सेनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एल्यूमिनियम। यानी कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में हम एल्यूमिनियम अपद्रव्य मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं, यानी कि जो पीएन संधि डायोड होता है इसके अवक्षय परत में क्या होते हैं। फर्स्ट है केवल कोटर, सेकंड है केवल इलेक्ट्रॉन, थर्ड है दोनों, फोर्थ है ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ना इलेक्ट्रॉन ना ही कोटर, ठीक है। यानी कि जो पीएन संधि डायोड होता है इसमें ना इसके जो अवक्षय परत होते हैं उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही कोटर होते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में मैंने आपको 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न थे, टोटल 49 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब क्या आप लोग इसी तरह केमिस्ट्री और भी अदर सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।